नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट 69th बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज ज्योग्राफी यानी भूगोल में। मेरा नाम है आयशा और आज हम जिस सब्जेक्ट यानी विषय पे बात करेंगे वो है इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, इंडस्ट्री एंड माइंस, उद्योग एवं खान, मिसलिनियस, विविध। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्योग एवं खान की। तो पहला प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया? पहला, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है यानी कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये याद रखिएगा कि ये 68th बीपीएससी के हिसाब से दिया गया प्रश्न है। आज के समय में ये जो फैक्ट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए देख लेते हैं। भारत चीनी उत्पादन में विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये 68th बीपीएससी में था। अगर हम आज के समय की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। और चीनी उद्योग वजन कम करने वाला उद्योग का एक उदाहरण है यानी कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी सिंगभम यानी कि वेस्ट सिंगभम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? आयरन ओर माइनिंग यानी कि लौह अयस्क खनन, बांध, पंछी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लौह अयस्क खनन यानी कि आयरन ओर माइनिंग। पश्चिमी सिंगभम यानी कि वेस्ट सिंगभम में स्थित चिरिया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है यानी कि वेस्ट सिंगभम में एक जगह है चिरिया जो कि फेमस है आयरन और माइनिंग के लिए। चिरिया झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंगभम जिले में स्थित एक जनगणना शहर है। भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान में 2 अरब टन लौह अयस्क का भंडार भंडारित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि आयरन और माइनिंग लौह अयस्क खनन। चलिए अब अगला प्रश्न। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि झारखंड। अगर हम बात करें कोयला सीम आग एक आउटक्रॉप या भूमिगत कोयला सीम का जलना है यानी कि एक कोल सीम फायर जो है वो बर्निंग ऑफ एन आउटक्रॉप और अंडरग्राउंड कोल सीम होती है। पूर्वी झारखंड के झरिया में कोयला खदानों में से एक में जमीन से आग और धुआं निकलने के कारण खुदाई करने वालों को ब्रेक लेना पड़ता है और झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो 100 वर्षों से भी अधिक समय से भूमिगत जल रहा है। भूमिगत जल रहा है यानी कि अंडरग्राउंड जो है वो बहुत सालों से जलता हुआ आ रहा है। क्योंकि 250 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो भी निवासी हैं, जो कि इस एरिया के 250 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि वो एक टाइम बम पर बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न। भारत में पहली कोयला खदान कहां खनन की गई थी? फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया, वेयर वॉज इट माइंड? रानीगंज, धनबाद, असनसोल, झरिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि रानीगंज। रानीगंज भारत का पहला कोयला क्षेत्र था जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 के दौरान कोयला खनन शुरू किया था। कोयला खनन मतलब कि कोल माइनिंग। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। तो इंडिया में अगर हम बात करें कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट की तो झारखंड जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है। शीर्ष कोयला उत्पादक यानी कि टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इंडिया के वो हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न। अखबारी कागज उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यानी कि न्यूज प्रिंट पेपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस? दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर, सतारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि नेपा नगर। तो नेपा नगर मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में एक औद्योगिक टाउनशिप है। तो नेपा नगर कहाँ है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। नेपा नगर अपनी न्यूज प्रिंट पेपर मिल नेपा मिल्स लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर में जो मिल है उसका नाम है न्यूज प्रिंट पेपर मिल और इसी के लिए ये जाना भी जाता है। नेपा मिल एशिया की पहली पेपर मिल है जिसका उद्घाटन 26 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? तो कौन से मिनरल में इंडिया प्रोडक्शन में लीड करता है? शीट माइका यानी कि चादरी अभ्रक, तांबा कॉपर, जिप्सम, लोह अयस्क यानी कि आयरन और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि शीट माइका। तो चलिए देख लेते हैं, एक तरफ है मिनरल्स और एक तरफ है कंट्री लीडिंग इन प्रोडक्शन। तो अगर हम शीट माइका की बात करें जो कि शीट अभ्रक है तो भारत इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। कॉपर चिली जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, जिप्सम चाइना, आयरन और चाइना। तो सही आंसर है शीट अमेरिका जिसमें भारत जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में कहां तांबा उद्योग स्थापित है? यानी कि कॉपर इंडस्ट्री जो है वो कहां पर लोकेटेड है? तारापुर, रांची, टीटागढ़ और खेतरी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि खेतरी। तो चलिए देख लेते हैं, अगर एक साइड है कॉपर इंडस्ट्री और एक जगह है स्टेट, तो अगर हम बात करें चंदापुर वो महाराष्ट्र में है, खम्मम आंध्र प्रदेश, हसन कर्नाटका और खेतरी जो जिन्हें खेतरी माइंस के नाम से जो बहुत फेमस हैं वो हैं आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर्स इज माइंड एट बेलाडीला? हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि हेमेटाइट। चलिए देख लेते हैं, हेमेटाइट लौह अयस्क यानी कि हेमेटाइट आयरन ओर का खनन बेलाडीला में किया जाता है जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो जो बेलाडीला माइंस है ये कहाँ स्थित है? ये है छत्तीसगढ़ स्टेट में। हेमेटाइट एक उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है यानी कि ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी आयरन ओर है। यह मुख्य रूप से जिन स्टेट्स पे पाया जाता है वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? यानी कि वो कौन से दो स्टेट हैं इंडिया के जो मोस्टली रिचली एंडाउड विद आयरन ओर है, जहां पे आयरन ओर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है? बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत के दो राज्य जो लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर में सबसे अधिक समृद्ध हैं वो हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो दो स्टेट हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा। हेमेटाइट की उपलब्धता उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा आदि में सबसे ज्यादा होती है, जबकि मैग्नेटाइट कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आदि में ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड के झरिया में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो झारखंड में एक जगह है झरिया, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? थोरियम, सिल्क, गोल्ड और कोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कोल। तो झारखंड के झरिया में सबसे ज्यादा कोल पाया जाता है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। तो जो झरिया कोयला क्षेत्र है यानी कि झरिया कोलफील्ड जो है वो जिस स्टेट में लोकेटेड है वो है झारखंड और जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो है धनबाद। और मोस्ट ऑफ द कोकिंग कोल रिजर्व जो है वो यहीं मिलता है। कोकिंग कोल रिजर्व जो है वो सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इंडिया में कहाँ पर है? बॉम्बे हाई महाराष्ट्र,
अंकलेश्वर गुजरात, नवगांव गुजरात और दिग्बोई असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि दिग्बोई असम। तो चलिए देख लेते हैं। दिग्बोई असम के उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न भाग में तिनसुकिया जिले का एक शहरी क्षेत्र भारत में तेल उद्योग का जन्म स्थान है। तो दिग्बोई जो है वो असम के उत्तर पूर्वी भाग में है और जो जिला है वो है तिनसुकिया जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट। तो ये 11 दिसंबर 1901 को चालू की गई दिग्बोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी में से एक है। तो ये जिस साल में चालू की गई थी या स्टार्ट की गई थी वो है 1901। तो ऐतिहासिक दिग्बोई रिफाइनरी को भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री यानी गंगोत्री ऑफ द इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर भी कहा जाता है और दिग्बोई रिफाइनरी जो है वो क्षेत्र ब्रह्मपुत्र घाटी तेल में है। तो अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की जो कि है मिसलेनियस यानी कि विविध। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें मुहाने, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, मूंग चट्टाने, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो ये जो सारे फीचर्स की बात की गई है, ये जो सारे विशेषताओं की बात की गई है, ये किसकी विशेषताएं हैं? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। सुंदरबन बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। तो जिन 3 नदियों के डेल्टा पर यह स्थित है वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। सुंदरबन को 2001 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। तो जिस ईयर इसको बायोस्फीयर रिजर्व का तमगा मिला था वो है 2001। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी भारत में कोयला भंडार में है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज इन कोल रिजर्व्स इन इंडिया? महानदी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए देख लेते हैं। 97% से अधिक कोयला भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की घाटियों में है। तो जो सबसे ज्यादा कोयला भंडार जो है वो इन 4 नदियों की घाटियों में है जो कि हैं दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। तो झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुरा है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। तो इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है वो गोंडवाना कोल फील्ड है और ये कहाँ पर स्थित है? ये है दामोदर वैली में स्थित। अगला प्रश्न, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? इल्मेनाइट जो है वो किसका मिनरल है? टंगस्टन, टाइटेनियम, गैलियम, टिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि टाइटेनियम। इल्मेनाइट टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड खनिज है जिसका आदर्श सूत्र FeTiO3 है। तो इल्मेनाइट जो है वो एक टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड मिनरल है। इल्मेनाइट मुख्य रूप से रत्नागिरी, महाराष्ट्र से लेकर केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा के तट तक समुद्र तट पर रेत के भंडार में पाया जाता है। तो कहाँ? महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा। यह खनिज आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो कोरल रीफ जो हैं वो किस रीजन में नहीं पाई जाती हैं? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि गल्फ ऑफ कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में मूंगे की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, यानी कि जो कोरल रीफ्स हैं वो गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं पाई जाती हैं। भारत में मूंगा चट्टानें मन्नार की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार,
कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और पाक खाड़ी में पाई जाती हैं। तो ये सारी जगहें हैं जहां पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। लक्षद्वीप की चट्टानें जो हैं वो एटोल हैं, तो लक्षद्वीप की जो रीफ्स हैं उनको एटोल्स बोला जाता है, और बाकी सब जो हैं वो फ्रिंजिंग रीफ्स हैं, यानी कि सीमांत चट्टानें हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो इनमें से कौन सा इनिशिएटिव 6th 5 ईयर प्लान के तहत लिया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण साक्षरता विकास, ग्रामीण रेलवे, ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी पंचवर्षीय योजना यानी कि 6th 5 ईयर प्लान जो है वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1980 से 1985 तक क्रियान्वित की गई थी। तो जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि के साथ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। चलिए अब अगला प्रश्न, वर्ष 2017 में मांस और मांस तैयार करने के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी, यानी कि इंडियाज शेयर इन मीट एंड मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट इन द ईयर 2017 वॉज 5%, 6%, 2%, 3%, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 5%। विश्व निर्यात में मांस और मांस तैयार करने के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2017 में 5% थी, यानी कि इंडिया का शेयर जो है वो मीट और मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट में 5% था 2017 में। केवल भैंस के हड्डी रहित मांस को ही निर्यात की अनुमति है, ओनली, सिर्फ और सिर्फ बोनलेस मीट जो होता है बफेलो का, उसी को एक्सपोर्ट करना अलाउड है हमारी कंट्री में। भैंस के मांस का निर्यात भारत में गौमांस व्यापार का एक प्रमुख हिस्सा है। तो जो एक्सपोर्ट ऑफ बफेलो मीट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द बीफ ट्रेड इन इंडिया। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। भारत में उत्पादित कुल बिजली में जल विद्युत ऊर्जा का हिस्सा कितना है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो शेयर है टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड में इंडिया में वो कितना है? 10%, 12%, 20%, 22%, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 22%। भारत में उत्पादित कुल बिजली में जल विद्युत ऊर्जा का हिस्सा 22% है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो शेयर है टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड में वो 22% है। और भारत दुनिया में पन बिजली का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सियांग में जल विद्युत परियोजना अकेले पूरा होने पर 10,000 से 12,000 मेगावाट के बीच जल विद्युत उत्पन्न करती है, और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध होगा। तो जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है सियांग में वो अकेले 10,000 से 12,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा, और ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम होगा। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, और बाकी और सब्जेक्ट्स के PYQ देखने के लिए बाकी चीज़ों को और बाकी एपिसोड्स को आप देख सकते हैं। धन्यवाद।